हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर सीटेट की प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे पहले आप अपने चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि और भी आपके जो साथीगण हैं वो भी हम लोगों से ज्वाइन हो सकें, इस चीज़ का वो भी इस क्लास को ले सकें। ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 1.66, ठीक है, और 6 इंटू ये आपको नंबर लिखे हुए हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि 4 ऑप्शंस आपके इनमें से कौन सा ठीक होगा। ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करा करिएगा, और जो भी आंसर आया करे ना उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा, जिससे कि आप लोगों की भी बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस तभी हो पाएगी दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना 1.66, और यहाँ पे जो 66 लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट तक लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 डिजिट तक लिखा हुआ है, इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर राइट कर लेंगे, कोई एनी प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, और यहाँ पे फिर इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि 0.66 लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 2 इंटू करके राइट करोगे, तो यहाँ पे 1.32 लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसे अगर हम लोग राइट करेंगे तो 1.66 राइट करोगे, और इंटू 1.66 राइट करें, और इधर साइड जो आप राइट करोगे 1.66 नहीं 0.66 आएगा आपका। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.66 आएगा। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आपका बन जाएगा 1.32, और इनटू आपका जो नेक्स्ट नंबर है आपका 1.66 है दोस्तों। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है। आपको मालूम है कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में लिखा हुआ है, और ये जो सेकेंड टर्म है वो आपका ये वाला टर्म आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपकी बन रही है वो आपकी 166, और माइनस का हम लोग यहाँ पे 0.66 राइट करेंगे, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे राइट करेंगे। और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों, वो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर जो करोगे ना तो आपका 1 आएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको ऐसे ही सोल्व करने पड़ा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ठीक है, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करिएगा, और बताइएगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 66, और हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है। वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो 66 है। आपको क्या करना है कि x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताने की कितनी होगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो x² प्लस 1/x² और माइनस यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म, ये आपका कट हो जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू आपको गिवन है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे आपका 2 माइनस करोगे दोस्त, तो यहाँ पे आपका 64 ऑप्टेन होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है ना उधर साइड ले जाओगे तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट में आपको मालूम है कि प्लस माइनस 2 वैल्यूज यहाँ से मिलेगी, और वो भी आपका 8 मिलेगा। और यहाँ से x माइनस 1/x की 2 वैल्यूज होंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर जो मिलेगा वो प्लस का 8 होगा। तो प्लस का 8, यहाँ पे प्लस का 8 जो है वो आपका ए ऑप्शंस में आपका दिखाई दे रहा है दोस्तों। जिसका मीनिंग ये हुआ कि ए ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक है। आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करा करिएगा, जिससे कि आप लोगों की भी इस प्रैक्टिस बेहतर हो सके। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे कहा गया है
कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है। आपको क्या करना है कि बराबर है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो बड़ा होगा, या फिर दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे या तुलना नहीं की जा सकती। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है दोस्तों, तो बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वृत्त है और एक वर्ग है जिनका जो परिमाप है बेटा वो क्या है, इक्वल है। परिमाप यहाँ पे इक्वल है, एक समान है। तो अगर हमें यहाँ पे वृत्त का जो परिमाप होता है ना, वृत्त का जो परिमाप होता है वो तो आपको मालूम है कि 2πr होता है। और यहाँ पे जो वर्ग का जो परिमाप होगा, वो वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपका 4a होता है। कितना होता है दोस्तों, 4a होगा। तो ये वर्ग का परिमाप हुआ और ये आपका वृत्त का परिमाप हुआ। वृत्त का ये सरकमफ्रेंस वैसे होती है, सरकमफ्रेंस ही आपकी जो परिमाप कहलाती है, उसकी पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा दोस्त, और यहाँ पे 4a/2π राइट करोगे। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल देखना है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जा रही है कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल समान होंगे, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल चेक करना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा। और आपको मालूम है कि इसका जो फार्मूला होता है वो πr² होता है। और पाई आपके सामने यहाँ पे इस टाइप से राइट करा और 4a/2π का होल स्क्वायर राइट करा। और आपको मालूम है कि यहाँ पे पाई इंटू 4 a²/2 2 4 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 4 जा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/पाई की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप करें 3.14 और इंटू a², ठीक है, ये आएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्त वो आपका हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी a²। तो साइड a² और यहाँ पे ये a² ये भी आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। तो इसका मीनिंग ये वर्ग का क्षेत्रफल का इतना टाइम्स ये वृत्त का क्षेत्रफल मैक्सिमम हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इतना जो वृत्त का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा आ रहा है यानी कि इतना टाइम्स हो रहा है, ठीक है, इतना टाइम्स हो रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका कैसा होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा दोस्त वो आपका ग्रेटर होगा। किससे होगा ग्रेटर, वर्ग के क्षेत्रफल से ग्रेटर होगा, ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उससे ग्रेटर होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो सही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा वो दोस्त आपका जो सही ऑप्शन होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन में आपसे लोगों से पूछा गया कि एक कोई एक्सप्रेशन है और उसका एक गुणनखंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो व्यंजक आपके सामने गिवन है, इस व्यंजक को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि a² + b² -2 ब्रैकेट में ab - ac +bc लिखा हुआ है, उसका एक गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है और इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्त वो आपका ये है, a² + b² माइनस ब्रैकेट में ab और माइनस का ac और प्लस का bc लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा a² + b² ये दोनों a और v टर्म है, तो यहाँ पे 2ab वाला जो टर्म होगा वो इसके साथ नोट कर लिया जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस 2ac हो जाएगा और प्लस का 2bc हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग राइट करें तो a - b का होल स्क्वायर और यहाँ से 2c कॉमन हो जाएगा और c यहाँ पे आपका बचेगा a + b, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे माइनस का टर्म आएगा तभी ये टर्म आपके इक्वल बन पाएंगे। और ये माइनस का टर्म आएगा तो यहाँ पे आपका माइनस का टर्म आएगा माइनस का b, ठीक है। तो यहाँ पे a - b इन दोनों में आपका कॉमन आ रहा है दोस्त, तो यहाँ पे a - b कॉमन आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा कि a - b और यहाँ पे प्लस का 2c और यहाँ पे इस टाइप से ये आपका फैक्टर बनेगा और इससे ज़्यादा आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो a - b
और इस टाइप से a माइनस बी प्लस का 2c। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर आपका रिटर्न है, इनमें से कौन सा फैक्टर आपका सही होगा? a माइनस बी प्लस 2c, यानी कि डी फैक्टर जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपको मिल गया है, आपका जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसे आप लोग सॉल्व करिए, बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन से यहाँ पे ठीक होगा। और आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपसे कहा गया है ना कि एक कोई संख्या है और वो कम होकर एक तिहाई हो जाती है, और जब उसमें से 48 घटाया जाता है तो उस संख्या का दो तिहाई क्या होगा? 24 होगा या 72 होगा या 96 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, इसमें क्या कहा गया है कि एक कोई संख्या है दोस्त, और उसमें वो संख्या कम होकर एक तिहाई हो जाती है। एक कोई संख्या है जो कम होकर एक तिहाई हो जाती है, जब उसमें से तिहाई तब हो जाती है जब उस संख्या में से 48 घटाया जाता है। अगर वो संख्या जो है, अब उसका हमें उस संख्या का दो तिहाई मान बताना है कि दो तिहाई कितना होगा। लेकिन वो संख्या हम लोगों ने अज्यूम कर ली कि आपने जो संख्या है वो आपकी क्या है, वो संख्या जो है वो आपकी x है। ठीक है, और उस x संख्या में से आपने 48 आपने सब्ट्रैक्ट करा, यानी कि घटाया, तो आपकी जो संख्या है वो जो संख्या है उस संख्या का 1/3 यानी कि आपका आता है 1/3 हो जाती है। वो संख्या कम होकर कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस x/3 ये जो टर्म है वो इधर साइड ले आया, और यहाँ पे ये प्लस का 48 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3x माइनस x/3 और इज इक्वल टू 48, और यहाँ पे सॉल्व करोगे दोस्त तो यहाँ पे 2x/3 इज इक्वल टू 48, और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 48 इंटू 3/2, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 24 3 जा आपका बन जाएगा 2 4 जा 12, और 2 ओ सॉरी यहाँ पे 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 6 और प्लस 1 7। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आपकी मिल रही है दोस्त, वो x की वैल्यू आपकी 72 आ रही है। हमें क्या करना है कि हमें दो तिहाई निकालना है, इसका दो तिहाई कितना होगा। तो दो तिहाई अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 2/3 यहाँ पे इसका पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी 24 2 जा आपका हो जाएगा 48। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका 48 आएगा, और 48 जो है वो आपके ऑप्शंस में यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शंस आपके सामने गिवन है इनमें से आपका कोई भी आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि ठीक आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है ना कि ए की जो आय है वो बी की आय से 150% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कहा गया है कि ए की जो आय है, ठीक है, एक मिनट, ए की जो आय है वो आपकी क्या है, यहाँ पे ए की जो आय है वो बी की आय से 150% ज्यादा है, और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है दोस्तों, आपको सामने गिवन है, आपको सॉल्व करके दिखाना है। बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। देखो, यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट आपका ए है और एक कैंडिडेट बी है। आपको बताना है कि ए की जो आय है, ठीक है, ए की आय जो है वो 150% ज्यादा है। सपोज कर लिया कि बी की जो आय है वो 100 रुपया है। ठीक है, बी की आय है वो 100 रुपए है, और ए की जो आय हो जाएगी वो 150% ज्यादा हो जाएगी। तो 100 का 150% 150 रुपए हुआ। ठीक है, 150 रुपए ज्यादा का मीनिंग यानी कि 100 में हम लोग यहाँ पे 150 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यानी ऐड करके आपका हो जाएगा 250 रुपीज।
ठीक है। अगर बी की जो आय है वो आपकी 100 रुपीज है, तो ए की आय जो है वो 150% ज्यादा है। 150%, 100 का 150 हुआ और 100 उससे ज्यादा है 150 रुपए, तो इसका मीनिंग 150 प्लस 150 प्लस 100 आपका टोटल कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बी की अगर 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि बी की जो आय है, यहाँ पे बी की जो आय है वो ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी की जो आय है, हमें बी का परसेंटेज निकालना है ना, बी की आय का परसेंटेज। तो बी की आय का परसेंट, ठीक है, बी की आय का, आय जितनी भी है, ठीक है, उसका परसेंट निकालना है कितना कम है। ठीक है, तो प्रतिशत आय में प्रतिशत कमी, आपको प्रतिशत कमी निकालनी है कि कितनी प्रतिशत कमी है, कम है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 250 में से कितना कम है, 250 में से 100 माइनस कर देंगे तो इतना कम है। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हम लोगों को जो निकालना है वो आपको निकालना है 250, यानी कि ए की आय से। तो 250 करेंगे और इंटू 100 कर लेंगे। तो आप 100 करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 250 में से 100 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 150 आएगा। 150 को अगर यहाँ पे 250 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपको जो मिलेगा, यहाँ पे जीरो से जीरो कट हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 और 15 चौका 60। ठीक है, तो यहाँ पे 15 चौके 60, तो इसका मीनिंग 60 आपके प्रतिशत आपकी क्या होगी, बी की आय में कम होगी। ठीक है, कितने परसेंट कम होगी, 60% कम होगी ए की आय से। ठीक है, तो ए की आय से 60% कम है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 60% जो है वो सही करेक्ट आंसर है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे क्या कहा गया है उसे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे जो आंकड़ा आपको गिवन है वो कौन सा एक सही है। आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है और बताना है कि कौन सा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या करना है कि आपको सामने जो भी डेटा यहाँ पे गिवन है तो उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे एक सही होगा, कि माध्य इज इक्वल टू माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक, यानी कि जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापे, तीनों मापे होती हैं वो इक्वल होंगी, या फिर सिर्फ मीडियन इक्वल होगी बहुलक के, मॉड के, या फिर आपका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो सिर्फ मीडियन के इक्वल होगा, या फिर यहाँ पे माध्य की जो वैल्यू, मीन की जो वैल्यू आएगी, अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, और दोस्त बताइएगा कि 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डेटा हम लोगों के पास गिवन होता है उस डेटा को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस डेटा को सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। तो आरोही क्रम में अगर हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं दोस्त, तो आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्टली आपको बताया था कि जो भी डेटा आपको गिवन होगा उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो डेटा आएगा वो आएगा आपका 0। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले नोट करेंगे, फिर आप 1 नोट करोगे, फिर इसके बाद 1 नोट करोगे, फिर इसके बाद आपका 2 आएगा, और यहाँ पे फिर इसके बाद आपका जो नोट होगा वो 3 होगा। ठीक है, 3 के बाद आपका 5 होगा, 5 आपका 2 टाइम है, फिर इसके बाद 6 होगा, 6 के बाद आपका 8 होगा, और 8 के बाद आपका 10 होगा, और 10 के बाद 11 होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डेटा आपके सामने उपस्थित है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ पर भी है। ठीक है,
अब देखिएगा दोस्त, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे माध्य चेक करोगे तो यहाँ पे समांतर माध्य जो आएगा आपका, समांतर माध्य यहाँ पे चेक करोगे तो समांतर माध्य का मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे जितने सारे नंबर आपके आ रहे हैं उन सब का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम करेंगे। और सम करने के बाद हम लोग यहाँ पे उतने नंबर यानी कि डेटा से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डेटा अभी हम लोगों ने काउंट किया था कि आपका जो डेटा है यहाँ पे n की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 11 है। कितनी है दोस्तों, 11 है। तो 11 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि सम ऑफ जितने भी आपके जो टर्म होते हैं उन सभी टर्म का ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 बनेगा, 2 2 4, 4 और प्लस 3 आपका 7, 7 और प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 और प्लस 6 आपका 23, 23 और प्लस 8 आपका जो होगा वो 31 होगा। ठीक है, 31 प्लस 10, 31 और प्लस 10 आपका जो बनेगा वो आपका 41 बनेगा। 41 में 11 ऐड करोगे दोस्त तो यहाँ पे आपका आएगा 52। ठीक है, कितना आएगा, 52 आएगा। तो 52 ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो माध्यिका चेक करके देखते हैं माध्यिका कितनी होगी। तो मैंने माध्यिका चेक करने के लिए, मीडियन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि वैसे ये फार्मूला होता है कि n+1/2। जब भी आपके ऑड टर्म हो, यानी कि यहाँ पे जो टर्म है वो कैसे हैं, आपके ऑड है, तो यहाँ पे n+1/2 टर्म आपका यह फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे जितने भी नंबर होते हैं, जैसे ऑड आपके 11 है, ठीक है, 11 से एक कम कर दो, बाकी आपके 5 5 के पेयर यानी 5 लेफ्ट साइड से हाइड कर लो, छोड़ दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 5 इधर साइड से अगर हम लोग छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, तो आपका जो बीच का जो डेटा होता है ना वो आपका मीडियन कहलाता है दोस्त। तो यहाँ पे जो मीडियन होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। तो ये अगर सॉल्व करके लाओगे तब भी वही आपका वहीं पहुंचोगे। तो यहाँ पे देखो 11 + 1 आपका 12 हो जाएगा। 12/2 का मीनिंग 6th टर्म होगा, तो 6th टर्म आपका यही बनेगा दोस्तों। तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, माध्यिका जो होगी वो आपकी 5 होगी। तो यहाँ से ये देखने को लग रहा है ना कि आपका जो अर्थमेटिक मीन हम लोगों का फाइंड आउट हुआ था दोस्त, वो अर्थमेटिक मीन माध्यिका के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ए ऑप्शन से यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि माध्य जो है वो माध्यिका के इक्वल है, ऐसा तो है नहीं। तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि पहले हम लोग यहाँ पे बहुलक चेक कर ले रहे हैं कि आपका जो बहुलक होगा वो बहुलक जो होगा वो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी डेटा की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखो ये 2 है और ये आपका कितना है, 2 है, और बाकी कोई डेटा आपका रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम आपका होगा नंबर वो डेटा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 जो है वो आपका बहुलक हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पे 5 जो होगा वो बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक यहाँ पे मॉड जो होगा वो आपका 5 होगा, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बहुलक और माध्यिका जो है वो आपकी इक्वल आ रही है, यानी कि माध्य जो है वो आपका 5 नहीं है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा माध्य और माध्यिका आपके इक्वल दिखा रहे हैं, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक होगा दोस्तों। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका वी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका वी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप लोग रीड करिए और समझिएगा, बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कहा गया है कि आपसे, ठीक है, ये टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपसे कहा गया है कि गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है और इसमें आपको 4 ऑप्शंस में से सही करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं। पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण
तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए होते हैं या उपयुक्त में सभी यानी कि जितने आपके ऊपर जो 3 ऑप्शंस आपके गिवन है वो तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। तो तीनों आपकी विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होने की, यानी कि गणित की जो कंटेंट है, गणित की जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी करेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मालूम है कि गणित की अगर कोई पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, अगर जैसे उसकी विशेषता सब अच्छी पाठ्य पुस्तक होने की जो विशेषता है वो हल किए हुए अनेक उदाहरण होने चाहिए या अभ्यास के कुछ प्रश्न होने चाहिए। ऐसा तो होना चाहिए कि अभ्यास के कुछ ही प्रश्न हो, अभ्यास के कुछ प्रश्न होंगे हल किए हुए ज्यादा होंगे तो बच्चा वैसे भी नहीं सीख पाएगा क्योंकि अभ्यास नहीं कर पाएगा वो पर्याप्त मात्रा में। तो इसका मीनिंग ये होगा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इससे आगे वाला जो ऑप्शन है वो देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। हाँ ठीक है, और फिर अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते होते हैं, ये भी आपका ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सभी प्रश्न अभ्यास प्रश्न हल किए गए होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका वी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। बाकी दो ऑप्शंस की कंपेयर में कंपेरेबल में तो बी ऑप्शन से आपके बिल्कुल 100% सही होगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए जो उदाहरण होने चाहिए, एग्जाम्पल होने चाहिए या अभ्यास के लिए जो अधिक प्रश्न होने चाहिए, तभी उस पाठ्य पुस्तक की जो विशेषता होगी, जो करेक्टरिस्टिक होगी वो अच्छी होगी, यानी कि सबसे बढ़िया बेटर होगी। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि एक कोई पीटर है, उसकी मानसिक आयु आपके सामने गिवन है कि 15 वर्ष है, और आपसे वास्तविक आयु भी बता रखी है कि वास्तविक जो आयु है वो 12 ईयर है। तो पीटर की बुद्धि लब्धि IQ वृद्धि क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये बेसिकली ये आपकी CDP का क्वेश्चन है जो कि आपके मैथमेटिक्स में था, तो मैंने रख लिया प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो इसलिए आपको बताना है कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो सही करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो बुद्धि लब्धि अगर आपको IQ लेवल अगर चेक करना है किसी भी बच्चे का, तो IQ लेवल अगर आपको IQ इंटेलिजेंट क्वेशेंट, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम है कि आपका जो फार्मूला होता है वो मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकली एज। ठीक है, क्रॉनिकल एज यानी कि आपकी जो वास्तविक आयु होती है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो IQ को रिप्रेजेंट करेगा, IQ को बताएगा। तो यहाँ पे मेंटल जो एज है दोस्तों वो आपकी 15 है, और यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो आपकी वास्तविक जो आयु है वो 12 है, और इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे जो सही आंसर आपको मिलेगा 3 5 जा 15 और 3 4 जा आपका 12 होगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 25 4 जा आपका 100 हो जाएगा, और 25 5 जा आपका हो जाएगा 25 4 जा 100 हो जाएगा, और 25 5 जा आपका जो बनेगा वो 125 बनेगा। तो इसका जी IQ जो आपका क्वेश्चन होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी यानी कि पीटर की, वो आपकी हो जाएगी, मतलब पीटर की हो जाएगी वो 125 हो जाएगी। तो इसका सही करेक्ट आंसर दोस्तों जो होगा वो वी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी आपको बुद्धि लब्धि फाइंड आउट करने को आ जाए, चाहे CDP में चाहे मैथ में किसी में भी आए, तो फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो इसी टाइप से रहेगा कि IQ इज इक्वल टू MA अपॉन क्रोनोलॉजिकली एज इंटू 100। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है दोस्तों। इसमें देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन आपके सामने जो डेटा यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, इसमें आपसे बोला गया कि यहाँ पे 1984 से 1985 में उपज की जो प्रतिशत वृद्धि है ये आपको बताना है कि इसकी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो डेटा आपको यहाँ पे जो बार, यहाँ पे रेक्टेंगल जो बार रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये थोड़ा 1985 वाला आप 30 के सामने इसकी वैल्यू लेना, 30,000 के डेटा लेना। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तभी आपका यहाँ पे ऑप्शंस आपका मैच होगा। ठीक है, तभी मैच होगा। ये जो आपका बार है वो आपका 30,000 टन में लेना है।
ठीक है। तो ये तभी आपका 4 ऑप्शन में से आंसर मैच होगा, अदरवाइज मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाना है कि 1984 से 1985 में उपज की जो प्रतिशत वृद्धि है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 4 ऑप्शंस में से क्या होगी, यानी कि उपज में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, ये आपको बताना है कि 1984 से 1985 के बिटवीन। अंडरस्टैंड। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए और बताइएगा ठीक आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपसे लिखा गया है ना, बताया गया कि 1984 जो है उसमें आपको बताना है कि 1984 में क्या है कि 1984 में जो है वो आपका 15,000 आपका जो है 15,000 जो लिखा हुआ है ना 15,000 टन की उपज हुई। ठीक है। टन अनाज की उपज हुई। और 1985 में कितना उपज हुआ आपका 1935 में 30,000 हम लोगों ने अजूम करा कि 30,000 टन आपका अनाज की उपज हुई। तो आपको प्रतिशत वृद्धि देखनी है कि कितना वृद्धि हुआ। तो वृद्धि अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे दोस्त, तो वृद्धि आपकी जो आएगी वो आपकी आएगी 30,000 में से अगर हम लोग माइनस कर दें 15,000, तो यहाँ पे 15,000 माइनस करोगे तो सिर्फ आपका कितना आएगा 15,000 टन आएगा। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट करना चाहते हैं दोस्त, तो प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट करोगे, तो प्रतिशत वृद्धि अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो भी जिसकी भी प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना होता है उस चीज को ऊपर राइट करते हैं और नीचे आपका कितना ओरिजिनल कितना है 1984 का लगेगा। तो यहाँ पे 15,000 आएगा दोस्त और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो प्रतिशत वृद्धि आएगी, वृद्धि आपकी 15,000 है, 15,000 को 15,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और सिर्फ आपका 100% आ जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो 100% होगी। कितनी होगी 100% होगी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आपकी स्क्रीन पर गिवन है, देखिएगा और इसे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका योगफल कितना होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है और इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.01 अपॉन 0.1 और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि प्लस 0.1 अपॉन 0.01 लिखा हुआ है दोस्त। और यहाँ पे क्या करना है कि 2 डिजिट B4 आपका डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे 1 डिजिट B4 लगा हुआ है। तो आपको मालूम है कि डेसिमल के बाद जो नंबर रिटर्न होता है ना उसके आगे जितने मन चाहो उतने जीरो आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लाइक डेसिमल बना लिया कि 2 डिजिट B4 और 2 डिजिट B4 हम लोगों ने डेसिमल लगाया और यहाँ पर भी हम लोग जीरो इंक्रीज कर सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पे इसके जीरो इंक्रीज कर लेने के बाद हम लोग डेसिमल आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो 1/10 बनेगा और यहाँ पे जो बनेगा वो 10 बनेगा दोस्त। और यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर आपका 1 है और इसका एलसीएम लोगे तो 100 आ जाएगा और 1 प्लस आपका इधर साइड सॉल्व करोगे तो 10 10 जा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बनेगा 101 अपॉन 100। और इसको डेसिमल देखो यहाँ पे 20 आ रहा है तो इसका मतलब 2 डिजिट B4 इसका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1.01 यहाँ पे सही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्त वो आपका 1.01 आपका सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका, एक मिनट, ऑप्शंस आपका मैं यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो एलसीएम आपका 10 आएगा। ठीक है 10 आएगा तो यहाँ पे 10 10 जब 100 हो जाएगा, ये तो आपका इक्वली आएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया था तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये पॉइंट लगेगा और इधर साइड 10.1 बन जाएगा दोस्त।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे सही ऑप्शन आपका जो होगा वो 10.10 इसका सही आंसर होगा। 10.10 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो आएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आपके स्क्रीन पर है, और इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और बताइएगा कि सही करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 1125, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो 35 है, और आगे जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बताने की कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बताने की कितनी होगी, तो आपको मालूम है कि ये जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है, सॉरी देखिए यहाँ पे जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग सही से राइट करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेसिमल रिमूव करोगे तो 1225 अपॉन 100 राइट करोगे, क्योंकि डेसिमल रिमूव करोगे तो 2 डिजिट B4 लगा हुआ है, तो 20 आपके नीचे साइड राइट किए जाएंगे। फिर इसके बाद देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसी टाइप से 1225, और यहाँ पे नीचे साइड आएगा 40 आ जाएंगे, तो ये इस टाइप से लिखा। और इसी टाइप से अगर इधर साइड लिखोगे तो दोस्त यहाँ पे 1225, और यहाँ पे जीरो जो लगेंगे वो 3 3 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो लगेंगे। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से तो आपका आराम से आ जाएगा कि पेयर बन के, यानी कि यहाँ पे 2 है तो आपका 100 का वैसे स्क्वायर रूट आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपका कितना बन जाएगा। 100 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपका आएगा 10। कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा। और नीचे साइड आपका ऊपर साइड देख रहे होगे कि 1225 लिखा हुआ है, तो ये नंबर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को, कि यहाँ पे जो नंबर लिखे गए हैं वो 1225 लिखे हुए हैं, 1225 लिखे हुए हैं, 1225 लिखे हुए हैं। ऐसा करते हैं कि 35 की मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितना आएगा। 55 5 या 15, 15 और 2 17, और यहाँ पे 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 9 1 10। ठीक है, तो यहाँ पे 5 7 5 12 और 1 1 2, और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 1225 आपका नंबर होगा, उसका स्क्वायर रूट होता है 35। ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा आपका 35। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे सुधार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 35 राइट किया जाएगा, फिर इसके बाद 35 अपॉन, और यहाँ पे आपके 100 निकल के आएगा, सॉल्व होके आएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, यानी कि 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 35, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो देखिएगा कि यहाँ पे तो 3.5 मिलेगा, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 0.35 मिलेगा, और इधर डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 0.035। ठीक है, ये आपका डेसिमल शिफ्ट करा। और फिर इसके बाद अगर हम लोग तीनों नंबर को ऐड करते हैं ना, तो तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट आ रही हैं, तो आप इतने जीरो आप इंक्रीज कर सकते हो इधर साइड, यानी कि 3 डिजिट बनाने के लिए। तो देखो आफ्टर डेसिमल हम लोगों ने 3 डिजिट अज्यूम कर लिया। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका जो सही करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा 3.88, यानी कि 885। ये आपका ऐड करके बनेगा। ठीक है, ऐड करके बनेगा तो 885 ही बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका वी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका वी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। इसमें आपसे कहा गया है कि डेफिनेशन है कि गणित सभ्यता का जो दर्पण होता है ये किसने कहा था, कि लॉक ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, हॉगवेन ने कहा था, या डाल्टन ने कहा था। आप सभी लोग बताइएगा कि किसने कहा था। तो ये जो गणित होता है वो सभ्यता का दर्पण होता है, ऐसा जो कहा था, वो जो ये जो कहा था ये हागवेन ने कहा था। किसने कहा था दोस्त? हागवेन ने कहा था। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ हो सकता है कुछ गणित की डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो आप लोगों को डेफिनेशन भी उनकी दी हुई
याद रखनी होंगी, और ये टीचिंग सब्जेक्ट में आप लोगों ने बीएड में पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि शिक्षण की एक विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वो विधि कौन सी है? आगमन विधि है या निगमन विधि है या योजना विधि है या अनुसंधान विधि है? आपको बताना है कि कौन सी विधि होगी दोस्तों। जब विद्या जब शिक्षण की बात होती है ना, तो उसमें एक विधि होती है, तो जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषण करता है। स्वयं अन्वेषण का मतलब हुआ कि बच्चा स्वयं डिस्कवर करे, स्वयं खोजने लगे, यानी कि स्वयं के खोजने के रूप में अगर कोई कार्य करता है तो उन समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकाल लेता है, तो वो विधि जो होती है वो आपकी अनुसंधान विधि कहलाती है। यानी कि अन्वेषक जो आपकी विधि होती है वो एक अनुसंधान विधि से रिलेटेड होती है, जिसे हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, अनुसंधान विधि। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और इसको सॉल्व करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा और कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ये आपको बताना है। देखो दोस्त, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग इसको लेट एक्स अजूम कर लेते हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 42 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42 माइनस, इस टाइप से एंड सो ऑन तक ये टर्म आपके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर ये भी एंड सो ऑन तक यही सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 42 माइनस एक्स राइट कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, और यहाँ पे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि 42 आपको ऐसे 2 फैक्टर करना है कि माइनस करके आपका 1 मिल जाए, तो आपको 42 के करना है। तो 7 6 आपका 42 होता है, और 7 में से अगर 6 माइनस कर दोगे तो आपका प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ पे 7 6 42 और यहाँ पे माइनस का 42 इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन लोगे तो x प्लस 7 बन जाएगा, और यहाँ पे 6 कॉमन लोगे तो x प्लस 7 बन जाएगा और इक्वल टू 0, x प्लस 7 और यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, x की वैल्यू माइनस का 7, x की वैल्यू आपकी 6 आ रही है। ये तो आपकी देखो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस की तो हो नहीं सकती, ठीक है, माइनस की हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू तो आपकी माइनस की होगी नहीं। ठीक है, फिर आपका जो x की वैल्यू 6 यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली जाएगी, तो x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 6 यहाँ पे होगी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 6 होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो भी किसी भी नंबर का अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो वो स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि कभी निगेटिव ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी नेगेटिव किसी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ये भी एक टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बताने की कोशिश करिए और बताइएगा कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई, तो वो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट भाषा है आपकी लैटिन है, और सेकंड भाषा है वो फ्रेंच है और जर्मन है, और इनमें से कोई नहीं है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि जो कैरिकुलम जो शब्द है, कैरिकुलम जो आपका वर्ड है, इस वर्ड की जो उत्पत्ति है वो आपको मालूम है कि कैरिकुलम जो बीएड में आप लोगों ने रीड किया होगा कि कैरिकुलम जो होता है वो एक दौड़ का मैदान होता है। ठीक है, दौड़ का मैदान होता है, उसी जो वो उसका जो अर्थ होता है कैरिकुलम वर्ड, ठीक है, वो कौन सी भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। वो जो भाषा थी, वो आपका जो शब्द था वो लैटिन वर्ड था, आप लोगों को याद होगा लैटिन वर्ड था, और इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त वो आपका लैटिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में काफी
पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप बारीकी से करिए और बताइएगा कि इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, यानी कि 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। आपसे ये कहा गया है ना कि जो साइन है उनको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है कि माइनस का जो अर्थ है वो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड का जो अर्थ है, ठीक है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखा, 16 लिखा। और यहाँ पे प्लस का जो अर्थ है ना दोस्त, वो आपका डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड लिखा। अब बॉडमॉस रूल के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो दोस्त यहाँ पे आपका कितना आएगा, 8 दूनी 16 होता है, और माइनस, और इधर साइड से आपका 4 बनेगा, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 140 बनेगा, और इसको ऐड करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 144 आएगा, और यहाँ पे 2 माइनस करोगे दोस्त तो आपका 142 आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 142 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका 142 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर गिवन है, और आपको बताना है कि एक कोई लॉटरी है, और उस लॉटरी की जो 200 टिकट आपकी बेची गई है, जिनमें से 10 टिकटों पर इनाम था। यदि मोनिका ने एक टिकट खरीदा तो इनाम जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। कि 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, और वो 4 ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। बताइएगा कि जीतने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो एक कोई लॉटरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक कोई लॉटरी है जिसमें 200 टिकट आपके बेचे गए हैं, तो इनमें से 10 टिकटों पे इनाम था। यदि मोनिका ने एक टिकट खरीदा तो इनाम जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अगर उसने 200 टिकट अगर बेचे, सपोज करो 200 टिकट उसने क्या किए, सेल करे, ठीक है। 200 टिकट सेल किए, और 200 टिकट सेल किए, तो उनमें से 10 टिकटों पे क्या है, इनाम है। 10 टिकटों में क्या है, इनाम है, ठीक है। 10 टिकटों पर क्या है, इनाम मिलेगा। तो इनाम जीतने वाले, मतलब इनाम जीतने के 10 ही तो तरीके हैं, 10 मतलब 10 टिकट हैं। तो इनकी प्रायिकता हमें बताने की, इवेंट तो आपकी इवेंट का नंबर कितना हो जाएगा, फेवरेबल जो इवेंट होगी उसका नंबर हो जाएगा 10, और आपके जो टोटल एनएस है, यानी कि सैंपल का जो नंबर है वो 200 है दोस्त। तो यहाँ पे हमें प्रायिकता निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। तो फेवरेबल इवेंट जो है वो उसका नंबर आपका 10 है, और यहाँ पे टोटल आपका कितना है, 200 है। और इसको सॉल्व करोगे दोस्त तो आपका जो आएगा वो 1/20, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 0.05, ठीक है, 0.05 बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग सोल्व करिए, बताइएगा कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि किसी गोले की जो त्रिज्या है वो आपको गिवन है कि गिवन आपको ये बताया है कि 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो देखिएगा गोले का जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोले की जो त्रिज्या है 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो आपको मालूम है कि पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, सॉरी सरफेस एरिया बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया अगर सर्कल उसका देखा जाए स्फीयर का, वो होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस r अजूम कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है, त्रिज्या में आपने 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 50% की वृद्धि, पहले त्रिज्या आपकी r थी और r में हम लोगों ने वृद्धि कर दी 50% की, तो 50% ऑफ r, ठीक है। तो यहाँ पे 50% आर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50/100 और इंटू आर, तो यहाँ पे आर राइट करा, ठीक है। और 50 बन जा 50, 52 जा 100, और यहाँ पे 2 + 1 आपका 3r हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पे 3r/2। तो इतने परसेंट की ये क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये आपकी वृद्धि हुई, मतलब वृद्धि वैल्यू हो गई पूरी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंक्रीज होके जो न्यू आपकी जो रेडियस आएगी वो रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे आर अजूम कर ली, तो ये आर हो गई आपकी,
ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपसे क्या कहा गया कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, वो आपको बतानी है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल, न्यू क्षेत्रफल अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे जो न्यू क्षेत्रफल आपका आएगा टीएसए, न्यू टीएसए, अगर न्यू टीएसए अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो न्यू टीएसए अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आपका 4 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, तो 4 पाई, ठीक है, 4 पाई आर की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी 3r/2, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे 4 पाई, 3 3 9 r² अपॉन 2 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक काम करते हैं कि आपका 4 था ना यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पे जो 4 होगा तो उसे 4 को लगा रहने दीजिए। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये भी तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे 4r² 9, एक मिनट, 9 पाई r² वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये न्यू टीए से आ गया आपका, न्यू टीए से आ गया। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही है, आपको वृद्धि परसेंटेज निकालना है। तो आपको वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत, तो 9 में 4 से 9 हुआ, तो यानी कि 5r² की वृद्धि हुई। और नीचे आपका ओरिजिनल कितना है, 4 पाई r² है दोस्त, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। पाई r² से पाई r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 चौका 100 होते हैं, 25 पंजे 125, तो यहाँ पे 125% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी पहले जो हम लोगों के पास टीएसए था, अब जो न्यू टीएसए आया 50% वृद्धि कर लेने के बाद त्रिज्या में, तब वो न्यू आपका जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है 125% की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि गोले की त्रिज्या में अगर हम लोग 50% की वृद्धि कर देते हैं तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 125 होगा। अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्त, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने वीडियो को जरूर आप लोग सेंड करिए, शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको जैसी क्लास लगी उसी हिसाब से आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट राइट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।